नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें हम मिलते हैं उन व्यक्तियों से जो ओशो को प्रेम करते हैं और बातें करते हैं उनसे ओशो के बारे में। इसी श्रृंखला में हम अलग अलग व्यक्तियों से मिल रहे हैं आज, लेकिन हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से स्वामी आत्म विवेक जी हैं। स्वामी आत्म विवेक जी से हमने कई बार पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, लोगों ने के मन में उस चर्चा को लेके, उस विषय को लेके बहुत 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 जिज्ञासा है। तो स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तो स्वामी जी, जो मेरे मन में विचार या लोगों के मन में जो प्रश्न आए हैं या लोगों ने जो मुझसे पूछे हैं स्पेशल फ़ोन करके, और कई बार भी वैसे मेरे से पूछते रहते हैं अक्सर, क्योंकि जैसा कि मैं भी ओशो से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये चाहूँगा स्वामी जी, है क्या कि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये है कि ओशो एक सेक्स गुरु है, और कईयों ने तो यहाँ तक भी पूछा कि ये जो प्रोग्राम आपने चालू करा ये वही ओशो है जो सेक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं बड़ा ही हैरान होता हूँ उनके इस तरीके की क्वेश्चन से। तो इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये कैसे नाम पड़ गया हमारे ओशो का। स्वामी जी, हम आपको बताएं, 1968 के अंदर ओशो ने अपना एक प्रवचन दिया, संभोग से समाधि की ओर। और वो प्रवचन की जब पुस्तक मार्केट में आई और लोगों ने उसको पढ़ना शुरू करा, तो धीरे धीरे एक टैबू बना लिया कि ओशो जो है एक सेक्स गुरु है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने जैसी हैं और देखने लायक है। मैं ये पुस्तक आपको दिखाता हूँ। ये पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। अब अधिकतर लोगों ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना टाइटल देखा, संभोग से समाधि या संभोग से समाधि तक, पर ये संभोग से समाधि की ओर टाइटल है। अगर हम ये दो शब्द ही जोड़ दें टाइटल में, संभोग से समाधि की ओर, तो पूरी बात का मतलब बदल जाता है। उदाहरण के लिए इस टाइटल को ही अगर हम देखें, ओशो ने इतनी किताबें लिखी पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक ये रही। और बहुत आश्चर्य की बात है, जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा उसका नज़रिया ओशो के प्रति बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उन्होंने उस पुस्तक के अंदर कुछ ऐसे रहस्यों को बताया है जिससे कि व्यक्ति अगर थोड़ी सी साधना में संलग्न हो तो समाधि को उपलब्ध हो सकता है, समाधि की दिशा में बढ़ सकता है। और संभोग से समाधि की ओर का अभिप्राय भी यही है कि संभोग के अंदर जो हमारे को एक क्षणिक परम आनंद की अनुभूति होती है, क्या उस आनंद को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और वो कई गुना आनंद व्यक्ति को तब मिलता है जब वो समाधि की अवस्था में होता है। इस पुस्तक में ओशो ने पूरा उस समाधि की ओर, समाधि में प्रवेश करने का पूरा विज्ञान समझाया है। पर हम लोग शायद इतने मूर्ख हैं कि हम लोग पूरी पुस्तक को पढ़ना भी ठीक नहीं समझते। लोगों के द्वारा फैलाई हुई भ्रांतियों के अंदर पढ़ के हम लोग भी उनको सेक्स गुरु की तरह मान बैठे हैं, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। और मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति के मन में जरा सी भी इस चीज़ को लेकर शंका हो, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ के देख लें। और ये मेरा दावा है कि अगर आपके इसने इस पुस्तक के कुछ पन्ने भी पढ़े तो आपके भीतर बैठी हुई ये भ्रांतियाँ खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर ओशो ने जिस रहस्य की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उस रहस्य की बात आपसे करूं तो उसमें उन्होंने बहुत छोटी छोटी 2-3 मुख्य बातें कही। पहली चीज़ कि जब आदमी का, व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है, जैसे ही अहंकार खत्म होता है वो वर्तमान में आ जाता है, प्रेजेंट में आ जाता है। जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है, आपको शायद अनुभव हो चाहे नहीं हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव से कि जैसे ही वो वर्तमान के क्षण में आता है, एक विशाल दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे से अभिप्राय ये नहीं है कि जैसा दरवाज़ा हम देखते हैं, दरवाजे से अभिप्राय ये है कि अस्तित्व के साथ वो एक हो जाता है। और जैसे ही वो अस्तित्व के साथ एक होता है, उसके भीतर इतनी प्रगाढ़ रूप से तरंगे उठने लगती हैं, और वो तरंगे उसको एक ऐसे जगत में ले जाती हैं, एक ऐसे ऑर्गेज़म के अंदर ले जाती हैं कि जो वो भुला ही नहीं बोल सकता अपने जीवन पर। जब ओशो इस विषय पे बात कर रहे थे तो वो बोलते हैं कि जब संभोग के वो क्षण होते हैं जिसमें कि हमारा जो अहंकार है वो बिल्कुल शून्य अवस्था में होता है,
जब हम संभोग कर रहे होते हैं तो हम उस क्षण में बिल्कुल वर्तमान में होते हैं, और जब हम वर्तमान में होते हैं और अहंकार शून्य होते हैं तो उस अवस्था के अंदर हमारे को एक हल्की सी झलक मिलती है उस आनंद की, परम आनंद की। तो ये ऐसा है कि संभोग को उन्होंने, अगर हम कहें कि एक बूंद के बराबर हमारे को, इसलिए उससे हमारे को इंगित किया क्योंकि अधिकतर लोगों का उस अनुभव से गुजरना होता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो एक क्षण का अनुभव आपके पास आ सकता है तो उस एक क्षण को पकड़ के क्या हम बगैर संभोग में प्रवेश करे हुए इतना अस्तित्वगत हो सकते हैं क्या? क्या अस्तित्व के उस परम आनंद को हर क्षण अनुभव कर सकते हैं क्या? इसीलिए उन्होंने पुस्तक का नाम भी ऐसे ही रखा, संभोग से समाधि की ओर। और उसके अंदर पूरा विज्ञान है कि कैसे हम शून्य होए, कैसे अहंकार शून्य होए, कैसे वर्तमान में आए और कैसे हम उस अस्तित्व के साथ लीन हो जाएं, अस्तित्व के साथ संभोग में हो जाएं और समाधि को उपलब्ध हो। तो आज आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस बात को लेके कि लोगों ने के मन में जो भ्रांति फैली हुई है, लोगों के मन में जो भ्रम फैला हुआ है। तो मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि ये तो कुछ वो लोग हैं या जो बहुत मतलब कि कहें कि एजुकेटेड नहीं है, या कुछ एजुकेटेड हैं तो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ ऐसा कोई इंटरनेशनली कुछ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हाँ, ये जब पुस्तक बाहर आई थी तो उस समय हमारे देश के अंदर मीडिया के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी जरूर करी गई थी कि वो इनको इस तरीके से बदनाम करें। स्वामी जी, एक सवाल और, हाँ। कि हम लोगों के जीवन में ओशो से जुड़ने से पहले और ओशो के साथ जुड़ने के बाद में क्या चेंजेस आता है, क्या बदलाव आता है? कुछ इस पे प्रकाश डालिए। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि एक आम व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। आम व्यक्ति का जीवन होता है कि वो छोटी छोटी बात पे परेशान होता है। एक आम व्यक्ति का जीवन होता है कि उसके जीवन में एक तनाव होता है। आम व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि वो परेशानियों से घिरा हुआ होता है। आम व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि उसके जीवन में बहुत सारे उलझाव, परेशानियां रहती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप ओशो के शिविर में जाते हैं या ओशो का संन्यास लेते हैं तो आप ऐसी कुछ भी कल्पना मत लेके जाइएगा, या ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ शिविर में जाने के बाद 1 या 2 या 3 शिविर करने के बाद या शिविर ओशो का सन्यासी हो जाने के बाद हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव से कि ओशो के शिविर करने के बाद भी ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। पर अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन में रूपांतरण करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सघन साधना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सघन साधना प्रक्रिया का अभिप्राय यही है कि आपको निरंतर साधना में कोई ध्यान का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा और धीरे धीरे होश को बढ़ाते हुए, होश में रहते हुए अपने चेतन अचेतन के अंदर जो वृत्तियाँ बनी हुई हैं उन वृत्तियों पे कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि ओशो बार बार बताते हैं, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि। उसके बाद भाव शून्यता, विचार शून्यता और शरीर शून्यता। तो शरीर शुद्धि भी आपको करनी पड़ेगी, मन की शुद्धि भी करनी पड़ेगी, भाव की भी शुद्धियाँ करनी पड़ेगी। हमारे अंदर छोटे छोटे ऊर्जा के वर्तुल हैं, या हमारे कहना चाहिए कि हमारे मन की अपनी वृत्तियाँ होती हैं। जैसे कि छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाना, छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेशन आ जाना, बगैर मतलब के स्ट्रेस में आ जाना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को इतनी मजबूती से पकड़ के रखते हैं कि दूसरों के लिए हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम नॉन एक्सेप्टेंस के अंदर जीने लगते हैं और हम बार बार उन्हीं चीज़ों को लेके परेशान भी रहते हैं। और साथ के साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है कि अब हमने ओशो का साथ पकड़ लिया, अब हमने ओशो का संन्यास ले लिया, तो अहंकार के ऊपर एक और लेबल चिपक जाता है जो और ज़्यादा परेशान करता है। और ये सारी परीक्षाएं हमें संसार में रहते हुए आती हैं, अपने परिवार में रहते हुए आती हैं, अपने बच्चों के साथ आती हैं। पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब व्यक्ति ओशो शिविर में जाके साधना करता है या संन्यास ले लेता है और फिर अपनी साधना में संलग्न होता है, तो धीरे 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 धीरे
जब उसके मन के अंदर की गांठें पिघलने लगती हैं, अचेतन मन में दबी हुई वृत्तियाँ विलीन होने लगती हैं, तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अगर पहले वो किसी बात से परेशान होकर उससे बाहर आने में उसे समय ज़्यादा लगता था, कि कोई घटना घटी जिसकी वजह से उसे 2 दिन 3 दिन डिप्रेशन में रहा, या वो इरिटेट रहा, या उसका मूड ख़राब रहा, तो वहाँ पे उसका शिफ्ट आना शुरू हो जाता है कि वैसी ही घटना से वो 2-3 दिन की जगह कम समय में बाहर आ जाता है, 6 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में बाहर आ जाता है। ऐसे ही उसको चीज़ों की पकड़ जो उसने बना रखी थी, मैं की जो पकड़ बना रखी थी, या अपने विचारों की जो पकड़ बना रखी थी, वो धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वो दूसरों को स्वीकार करने लगता है, दूसरों के विचारों को स्वीकार करने लगता है, जिससे कि उसके जीवन के अंदर उसके संबंधों में भी फ़र्क दिखने लगता है। उसके रिश्ते सुंदर होते चले जाते हैं, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, उन पर प्रभाव आने लगता है। तीसरी चीज़, उसके जीवन में एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब मन के अंदर, अचेतन मन के अंदर की ग्रंथियाँ हमारी डिज़ोल्व होने लगती हैं, गलने लगती हैं, तो हमारे पास स्पेस बनती है, और स्पेस बनती है तो हम चीज़ों को और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जब हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन टेकिंग पावर बढ़ जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, और हम बेहतर तरीके से किसी भी समस्या का समाधान कर पाते हैं। और उसके साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि ये तो हुई बाहरी तल पे, पर भीतर भी कुछ बदलाव आते हैं कि हमारे भीतर हमारा हृदय खुलने लगता है। हृदय खुलने का अभिप्राय यह है कि हम सबके अंदर एकता को अनुभव करते हैं, और हमारी वाणी में मिठास भी आता है। और ये मिठास दिखावे का मिठास नहीं है, ये एक सहज मिठास होता है। और बहुत सारे बदलाव आते हैं, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। हम अपने आप को अकम्प मौन की अवस्था में रख पाते हैं, एक ठहराव आना शुरू हो जाता है जीवन में। और मेरे ख्याल से एक सुंदर जीवन वही है जहाँ पे कि व्यक्ति इस पूरे समाज में रहते हुए, अपने पूरे कार्य क्षेत्र में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी इतना मौन रह सके, इतना शांत रह सके कि उसको छोटी छोटी बातों पे विचलित ना हो। और मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे सुंदर बात है कि यही शायद ओशो की साधना का रास्ता भी है, कि हम तनाव भरे जीवन से निकल के एक शांत, मौन, सहज अवस्था में आ सके। और अगर हम निरंतर गहन साधना से गुजरते हैं, या शिविरों में भी जाते रहते हैं, और होश हमारा बढ़ता रहता है, होश बढ़ता चला जाता है, तो हम धीरे धीरे उस पद पे अग्रसर होने लगते हैं। पर मैं आपको फिर यहाँ पे सचेत करना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसा कल्पना लेके नहीं चलना चाहिए ओशो में प्रवेश करते समय कि हम एकदम से कुछ बदलाव आएगा। पता नहीं कितने जन्मों के, कितने बचपन के कितनी ऐसी ग्रंथियां हैं, कितने ऐसे विचार हैं जिनको कि पिघलने में टाइम लगता है, और उसमें हमें सजगता पूर्वक, होश पूर्वक उन पर कार्य करने से ही ये बदलाव आपको अनुभव होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बस हम 2-4 महीने में, 6 महीने में एक शिविर अटेंड करके आ जाएं और फिर घर पे साधना नहीं करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या अगर हो भी रहा होगा तो वो इतनी धीमी गति से कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सुंदर जीवन है। इस सुंदर जीवन को और सुंदर बना सकते हैं अगर हम साधना में प्रवेश करते हैं, और साधना में प्रवेश करने के लिए ओशो के प्रारंभिक शिविर एक बहुत सुंदर स्थल है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, मतलब कहने मतलब कि जादू की छड़ी नहीं है। हाँ। और ओशो ने हमेशा सारी की सारी जो चीज़ चल रही थी उसको तो अच्छे तरीके से काटा ही है। तो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो दोस्तों ऐसा है कि मुझे लगता है कि अब आपको इस विषय पे क्लियर हो गया होगा कि कुछ जादू नहीं होने वाला, ठीक है। कोई रातों रात कुछ चीज़ नहीं होने वाली, धीरे धीरे सहज 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 हो जाएगा। तो अगर फिर भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कमेंट करें। कुछ और भी कोई सवाल आ रहा हो मन में इससे अलग, तो वो भी आप कमेंट करें, तो कोशिश करें कि हम उस सवालों को भी अगले किसी शो में हम आपके लिए ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।